गर्मी में जादुई ठंडा गांव। मानसरोवर गांव के गरीब किसानों का झुंड अपने अपने खेतों में कड़ी धूप में हल जोत रहे हैं। चल चल चल, हुर 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 हुर। अरे बाप रे बाप, सीताराम काका, अब के बरस तो गर्मी आग बरसा रही है। गर्मी के मारे इतने पांव जल रहे हैं कि जमीन में हल भी नहीं चलाया जा रहा। सच में गोपी, इस साल तो बड़े जोर की गर्मी है। फगुन हट भी लोग की तरह कहर बरसा रही है। आज से 20-25 बरस पहले तो फगुन हट की बयार माघ पूस के मौसम जितना जाड़ा उखाड़ के रख देती थी। इसी तरह एक दूसरे से बतियाते हुए गरीब किसान खेत जोत लेते हैं। वैसे तो मानसरोवर गांव में बहुत गरीबी थी, लोग कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन फिर भी गांव वाले खुशहाल थे। साल भर जमीन पर खेती करके वो अपने लिए इतना अनाज बटोर लेते थे कि बाल परिवार को खिला सके, क्योंकि गांव में नदी, तालाब, नहर, कुआं में जल के सोते बहते थे, जिससे फसल की सिंचाई अच्छी खासी होती थी। अरे ओ सरला, रूप, कविता, चंपा, अरे कहाँ रह गई? सबकी सब आज खेतों में खाना बैठाने नहीं चलना है क्या? हम सबके मर्द बाट जो रहे होंगे ना। बस आ गई हीरामणि काकी। अरे सरला, तू तो पसीने में एकदम तर हो गई है। क्या कर रही थी? बस पूछो मत हीरामणि काकी, चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। कन्हैया के बापू ठंडी रोटी खाते नहीं है। फिर सारे किसानों की पत्नियां अपने बाल बच्चों के साथ खाना लेकर खेत में आ जाती हैं। हो जी, आ जाओ, पहले रोटी खा लो, बाकी का खेत बाद में जोत लेना। अरे ओ सीताराम काका, चलो पहले रोटी खा लेते हैं, थोड़ी देर छाव में सुस्ता भी लेंगे। सारे किसान बहते नीर के शीतल पानी में हाथ मुंह धोकर खाने बैठते हैं, मगर थाली में सूखी रोटी और प्याज देखकर गरीबी भरी हालत के चलते सबका मन कच्चा हो जाता है। जाने ऊपर वाले ने हम किसानों का भाग कौन सी कलम से लिखा है, जो हम जमीन सींच कर फसल उपजाते हैं, जिससे सारा संसार खाता है, लेकिन फिर भी हमारे भाग्य में यह दुख भरी रोटी खाना लिखा है। गोपी, ऐसा बोलकर अन्न का अनादर मत कर। भगवान की तरफ से जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। एक तरफ सारे किसान रोटी खाते हैं, वहीं बैले भी झुंड में झूमते हुए पानी पीती हैं। पेड़ झमाझम झूमते हुए हवा दे रहे थे। आहा, कितनी ठंडी ठंडी पुरवैया चल रही है। सारी थकावट मिट गई काका। इस भीषण गर्मी के मौसम में हम गरीब गांव वालों को तो पेड़ पौधों की ठंडी हवा का ही सहारा है। हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि घर में एसी, पंखा, कूलर कुछ भी नहीं है। सारे राज तो मुखिया भोगता है। इतने में एक जोगी बाबा गाय की बछिया को लेकर चले आते हैं। गाय गर्मी से बेहाल और प्यास से आतुर थी। जरा सुनो बेटा, मेरी बच्चिया बड़ी प्यासी है, मैं थोड़ा सा पानी पिला दूं नहर से। हाँ क्यों नहीं बाबा, इस नहर का पानी एकदम मीठा है, पिला दीजिए। बाबा बचिया की रस्सी छोड़ देता है। प्यासी बचिया हांफते हुए नहर में से पानी पीती है। तभी छोटा सा कन्हैया बाबा की चमक भरे चेहरे को टुकुर टुकुर देखता हुआ अपनी झूठी रोटी खाने को पूछता है। बाबा जी, आपको भी भूख लगी होगी ना, ये लो मेरे हिस्से की रोटी आप खा लो। कन्हैया, जोगी बाबा को झूठन खिलाओगे? बिल्कुल ज्ञान बुद्धि नहीं है। जोगी बाबा मंद मंद मुस्कुरा कर रूपा से कहते हैं, उसे डांटो डपटो नहीं, बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों के मन में कोई छल कपट नहीं होता है। राम जी ने भी तो भक्त शबरी के झूठे बेर खाए थे। जोगी बाबा उस झूठन थाली में से रोटी तोड़कर खा लेते हैं और फिर कुछ देर बाद अपनी बचिया को लेकर गांव से चले जाते हैं। अब रोजाना बाबा बचिया को लेकर गांव में आते, वहीं औरतें भी बचिया के लिए एक रोटी बनाकर लेके आने लगती हैं। गांव वालों का बाबा के साथ स्नेह प्रेम हो जाता है, मगर एकदम से गर्मी का मौसम कहर बनकर मानसरोवर गांव पर टूटता है, जिससे सारे नदी, तालाब, नहर सूख जाते हैं, खेत भी बंजर हो जाते हैं। सीताराम काका, नहर, नदी, तालाब एकदम सूख गए। अब हम अपने खेतों की सिंचाई पानी के बगैर कैसे करेंगे? अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर हमने समय रहते खेतों में पानी नहीं पटाया तो सारे बीज जमीन में ही मर जाएंगे। सीताराम काका, नहर, नदी, तालाब एकदम सूख गए। अब हम अपने खेतों की सिंचाई पानी के बगैर कैसे करेंगे? अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर हमने समय रहते खेतों में पानी नहीं पटाया तो सारे बीज जमीन में ही मर जाएंगे। मगर इसका समाधान भी तो नहीं सूझ रहा गोपी। सब मुखिया जी के पास चलते हैं। परेशान गांव वाले पसीने में तर भूखे प्यासे मदद की उम्मीद लेके मुखिया माखन लाल की कोठी में आते हैं, जहां काफी ठंडक थी। चारों तरफ एसी चल रहा था। आओ आओ सीताराम, किशन, गोपी, सरजू, कहो कैसे आना हुआ? बस हम सब गरीब किसान आज आपके पास एक अर्जी लेकर आए हैं। माई बाप,
आप तो देख ही रहे हैं, गर्मी के चलते पूरे गांव में सूखा पड़ गया है। अगर समय रहते खेत की सिंचाई नहीं हुई तो फसलें तैयार नहीं होगी और हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। मगर आप चाहे तो दूसरे गांव की नदी का पानी हमारे गांव में ला सकते हैं। मगर मुझे इसका क्या लाभ होगा सीताराम? अरे तुम अपने खेत की फसल क्या मुझे थोड़े ना दे दोगे? मैं नदी का पानी अपने गांव में मंगवा लूंगा, लेकिन बदले में मुझे अपने खेत का 90% फसल देनी होगी। मुखिया की शर्त सुनकर गरीब किसानों का परिवार हताश होकर लौट आता है। गर्मी के चलते अब हवा पानी के बिना उनके माल जाल पशु मरने लगते हैं। वहीं मुखिया मौज उड़ा रहा था। सबके शरीर दानों से भर जाते हैं। माँ, मुझे बहुत खुजली मच रही है, गर्मी लग रही है, पंखा लगवा दो ना घर में। हाँ, पिछले साल पिताजी ने कहा था वो पंखा लगाएंगे। देखो ना मुझे कितनी घमौड़ी हो गई है। गर्मी से बेहाल बच्चे अपना शरीर खुजलाकर खून से लथपथ हो जाते हैं और गोलू बेहोश हो जाता है। अरे गोलू, उठना बेटा। हाय राम, ये निगोड़ी गर्मी मेरे बेटे को निकल गई। इतने में जोगी बाबा चौखट पर आ जाते हैं। साधु महाराज, कुछ कीजिए, मेरा बच्चा नहीं उठ रहा है। रो नहीं सरला, बच्चा मरा नहीं, केवल मूर्छित है। बाबा जैसे ही उसके सर पर हाथ रखता है वो उठ जाता है। बाबा पूरे गांव के हालात को देखते हैं, जहां जमीन पर बैले दुर्दशा में मरियल पड़ी हुई थी। तभी दूर दराज दूसरे गांव से रूपा सरला मटका भर कर ले आती हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। गर्मी के चलते पांव जल गए हैं, हम दूसरे गांव से थोड़ा सा पानी भर कर लाए हैं। मटके में थोड़ा सा पानी देखकर बाबा उनको कहते हैं, बिटिया मैं भी प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मुझको भी पिला दो। हाँ बाबा, ये लीजिए। बाबा अंजलि ओढ़कर पानी पीने लगते हैं। देखते देखते मटका खाली हो जाता है। माफ करना, मैं तुम लोगों का सारा पानी पी गया। कोई बात नहीं बाबा, प्यासे को अगर पानी भी नहीं पिलाया तो क्या पुण्य कमाया। तुम सब कई दिनों के प्यास से आतुर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों ने मुझे पीने का पानी दिया, जरा भी कुरकुरी नहीं। मैं तुम्हारे गांव को आशीष देता हूँ। आज के बाद तुम्हारा ये गर्मी वाला गांव सदा के लिए जादुई ठंडा गांव बन जाएगा, जहाँ दुख गरीबी दांत पीसना नहीं होगा, खुशी होगी। बाबा के इतना कहते ही मानसरोवर गांव से गर्मी का मौसम बदलकर जादुई ठंडा गांव बन जाता है। बंजर जमीन से जल के सोते फूट पड़ते हैं, जिसमें से दूध की धारा की तरह मीठा जल बहने लगता है। माँ देखो, जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है, चलो पानी पीते हैं माँ। यह पानी तो अमृत से भी ज्यादा मीठा है। धन्यवाद बाबा, जो आपने हम गरीब गांव वालों पर दया कृपा की। सीताराम, तुम्हारे इस गांव को मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह गांव सदा के लिए अनुकूलित तापमान वाला ठंडा जादुई गांव रहेगा। तुम्हारे खेत खलियान फसलों से भरे रहेंगे और कभी जल के स्रोत सूखने नहीं पाएंगे। ऐसा वरदान देकर बाबा गायब हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। पूरे गांव में ठंडक से ओले बरसने लगते हैं, जिससे पूरा गांव अपने अपने घरों में सुकून भरी नींद सोता है। अगली सुबह जब जादुई ठंडा गांव के निवासी उठकर अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर आते हैं तो पूरे गांव में सफेद बर्फ की चादर बिछी थी। मौसम में ठंडक थी। ये क्या भला है, जेठ के मौसम में हमारे जादुई ठंडा गांव में जाड़ा पड़ रहा है। अब तो बिना आग तापे गुजारा नहीं है। मगर ये ठंडा मौसम हम किसानों के खेतों में फसल उगाने के लिए लाभदायक है हीरामणि। ऐसा बोलकर सीताराम संतोष भरी मुस्कुराहट देता है और अपना कुदाल उठाकर कड़कड़ाती ठंड में खेतों में पहुंच जाता है, जहां सारे खेतों में अनाज फल सब्जियों की फसल लहलहा रही थी। पूरा गांव ठंडक में फसलों की कटनी करते हैं और सब लोग खुशी खुशी जादुई ठंडे गांव में जीवन यापन करने लगते हैं। ओहो, हे भगवान, गर्मी ने तो बड़ा ही बुरा हाल कर दिया है कलावती। सही कह रहे हो जी, चैत का महीना तो आज से ही चढ़ा है और गर्मी ने अभी से तबाही मचा के रख दिया। मैं तो कह रही हूँ जेठ आषाढ़ भर फेरी का काम छोड़ दो। शाम को जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बाजार में जाकर सब्जी का ठेला लगा लेना। अरे ऐसे तो सवेरे की बंधी सब्जी खरीदने वाले ग्राहक टूट जाएंगे कलावती, तो परिवार का राशन पानी का खर्चा कैसे चलेगा। चलो, अरे सुलेखा बहू, जरा अंदर से परवल की थैली तो ले आना। सुलेखा जैसे ही थैली बाहर लेकर आती है तो उसमें गर्मी के चलते आधे से ज्यादा परवल पक चुके थे। हे भगवान, 2-2.5 किलो परवल तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। जितने की कमाई नहीं हुई उससे ज्यादा का घाटा खाना पड़ गया। जरा सा भी लाभ नहीं पता चलता है इस सब्जी के कारोबार में। खेत में बस जैसे तैसे रोटी का गुजारा चल रहा है।
अरे कोई बात नहीं, अब तो परवल खराब हो गए। सुलेखा बहू, जरा इन परवलों की छटाई कर दे, रात में परवल की तरीदार सब्जी बना देना, रोटी पर काम चल जाएगा। जी माँ जी। हरिचरण रोजाना की ताजी सब्जियां खेत में उगाकर बाजार में बेचता था। परिवार की रोजगार सब्जी के कारोबार पर ही निर्भर था, मगर उनके पड़ोसी बड़े अमीर और पैसे वाले थे। पिताजी, मैंने मेरी सब्जी का ठेला सजा लिया है, मैं निकलता हूँ। पवन जैसे ही सब्जी से भरा भारी भरकम ठेला खींच कर ले जाने लगता है, तभी चमचमाती कार में उसके अमीर पड़ोसी शहर से घूमकर वापस लौट आते हैं। चलो आर्यन, कायशा, जल्दी से उतरो बच्चों। तभी श्वेता और दोनों बच्चों के बाद घमंडी शारदा देवी गरीब ससुराल वालों को घर के बाहर खड़ा देखकर ऐंठते हुए उतरती है। हाय राम, कार के अंदर बैठे बैठे मेरा तो मिजाज बिल्कुल थक गया। बहू, कैसी हो कलावती बहन? जी सब कुशल है शारदा बहन, और घूम आए शहर में? कलावती बहन पूछो मत, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा एंजॉय किया शहर में। और वैसे भी इंसान को साल में कम से कम 2 बार तो घूमने फिरने जाना चाहिए, इससे खान पान हवा पानी बदल जाता है। मम्मी जी, आप भी ये बातें किनसे कर रही हैं? ये तो सारी जिंदगी केवल 2 टाइम की दाल रोटी सब्जी रोटी खाने वाले हैं बस। चलो बच्चों, अंदर चलो। अशीत मम्मा, हमारा पिज्जा तो कार के अंदर ही रह गया, वो तो ले चलो। ये बोलकर बच्चा आर्यन गाड़ी में से पिज्जा के डब्बे निकाल लेता है। वहीं गरीब पिंकी नंदू ललचाई आंखों से उन्हें देखने लगते हैं। पिंकी दीदी, पिंकी दीदी, डब्बे के अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है नंदू, आर्यन, कायशा शहर से कोई बढ़िया खाने पीने की चीज लेकर आए हैं, बाद में मांग लेंगे, अभी तो आंटी डांटेंगी। मम्मी मम्मी, मुझे पिज्जा खाना है, दे दो। आर्यन, पिज्जा ठंडा हो गया है, मैंने माइक्रोवेव में गर्म करने को रख दिया है, रात में खा लेना। रात में सुलेखा पूरे परिवार के लिए सब्जी और सूखी रोटी सबको परोसती है, तो वहीं अमीर पड़ोसी बड़े स्वाद से पिज्जा की स्लाइस खा रहे थे। कितना डिलीशियस पिज्जा है ना सासू माँ। अरे इस पिज्जा के चलते ही तो शहर का खान पान इतना महंगा है श्वेता बहू, लेकिन स्वाद तो जबरदस्त है इस चीज पनीर पिज्जा का। जहां अमीर पड़ोसी पिज्जा का लुत्फ उठा रहे हैं, गरीब ससुराल वाले जी मार कर सब्जी रोटी खा रहे थे। बाबूजी, 1 रोटी ले लीजिए। रहने दे सुलेखा, यही रोटी सदने से नहीं सद रही है, पवन की थाली में डाल दे। नहीं सुलेखा, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी खाना खाने की, जैसे तैसे 1 रोटी खा लिया है, ये लो। बेमन से सब लोग सब्जी रोटी से पेट भरकर सो जाते हैं। अगले दिन चारों बच्चे खेलते हुए बातचीत करते हैं। तुझे पता है नंदू, शहर में ना हमारा खुद का बड़ा फार्म हाउस है, हमने वहाँ पर बड़ा मजा किया और पिज्जा भी खाया। ये पिज्जा क्या होता है? मैंने कभी नहीं खाया ना, इसीलिए पता नहीं है। अरे पिज्जा खाने में बहुत टेस्टी होता है, पनीर पिज्जा, चीज पिज्जा, सब्जी पिज्जा, अलग अलग वैरायटी का पिज्जा खाया था हमने। पिज्जा की बात सुनकर मासूम नंदू पिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, तो तुम हमें पिज्जा खिलाओगे थोड़ा सा? वो तो हम कल ही खा गए पिंकी, और गांव में तो पिज्जा नहीं मिलता, और वैसे भी तुम तो गरीब हो, पिज्जा खाकर क्या करोगे? ये सुनकर दोनों भाई बहन दिल उदास करके घर लौट आते हैं। लाओ बहू, जो रूखा सूखा बनाया है दे दो, दिन भर कड़ी धूप में सब्जी बेचकर मिजाज थक गया है। सुलेखा सबको लौकी रोटी परोसती है कुछ देर बाद। अरे पिंकी, नंदू, बच्चों ऐसे क्यों मुंह लटका रखा है और खाना क्यों नहीं खा रहे? हमको नहीं खानी है सिंपल सी सब्जी रोटी। बच्चों के खाना खाने से इनकार करने पर ससुर दोनों को दुलरारते हुए कहता है, अरे तो क्या खाना है मेरे प्यारे पोते पोती को, बताओ। दादाजी, हमको पिज्जा खाना है। पिज्जा? ये क्या आला बाला है बच्चों? दादाजी, वो हमारे पड़ोसी शहर गए थे तो खाकर आए हैं। अरे बच्चों, ऐसी अगड़म बकड़म चीजें नहीं खाते, देखो लौकी की सब्जी रोटी बनी है, खा लो इसे। किसी तरह ससुर दोनों को खिला देता है, पर दोनों बच्चे हर दूसरे दिन पिज्जा खाने की जिद पकड़ लेते हैं। इसी बीच शहर से हरिचरण, कलावती का छोटा बेटा नरेश अपनी पत्नी मधु के साथ गांव आता है। प्रणाम पिताजी। बड़े भैया कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक ठाक हैं बेटा, तू कैसा है? और ये बिटिया कौन है? माँ, ये मधु है, आपकी छोटी बहू। प्रणाम माँ जी। खुश रहो, बहू बड़ी सुंदर और कुशल है, अब मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। सुलेखा बहू, आज कोई बढ़िया सब्जी बनाना। जी माँ जी। सुलेखा फटाफट घर से पीछे खेत में पहुंच जाती है, जहाँ सब्जी बोई हुई थी, जहाँ से वो ताजी सब्जियां आलू, गोभी, मटर, शिमला तोड़कर घर में लाती है। मधु भी उसका हाथ बटवाती है। जेठानी जी दीजिए, आज मैं सबके लिए मिक्स वेज बनाती हूँ। थोड़ी देर में मधु बड़ी स्वादिष्ट मिक्स वेज बनाती है। अरे देवरानी जी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप खाना भी पकाती होंगी, मगर सब्जी का स्वादिष्ट खुशबू बता रही है। आज तो रोटी बढ़ाकर खाएंगे सब लोग।
जेठानी जी सच पूछिए तो इतनी फ्रेश ताजी सब्जियां तो शहर में मिलती नहीं है। और वैसे शादी से पहले मैं एक पिज्जा रेस्टोरेंट में काम करती थी, तो खाना बनाना आता है। अच्छा वैसे देवरानी जी आपसे एक गुजारिश है, पिज्जा की बात आप पिंकी और नंदू के सामने मत करना, बड़े दिनों से जिद लगाए बैठे हैं। ये सुनकर मधु को बड़ा दुख लगता है। अरे बहू खाना बन गया है तो परोस दो गर्मा गर्म। जी माँ जी लाई। दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर सबको खाना परोसती है। वहीं गर्मी के चलते रोजाना सब्जी सड़ गल जाती थी, जिससे एक सुबह कलावती रसोई में सब्जी बची देखकर चिक बाजी करने लग जाती है। सुलेखा बहू आज फिर से इतनी सब्जी बची है, तुझे सब्जी का अंदाजा नहीं है? खेत की सब्जी है, इसका मतलब ये नहीं कि तेल मसाले और ईंधन की बर्बादी करती है। बहुत चीज सामान बर्बाद करने लगी है तू। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? अब सब्जी का कारोबार है, रोजाना 2-3 तरह की सब्जी निकल जाती है और छांट कर बनाना ही पड़ता है। दोनों सास बहू के बीच में झुंझलाहट देखकर मधु के दिमाग में जुगाड़ आया है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सब्जी बर्बाद नहीं होगी, सब लोग इसे खाएंगे और उंगलियां चाट कर। फिर मधु बहुत सारे आटे में मैदा मिलाकर उसे गूंथ कर रख देती है। सुलेखा भाभी इस आटे को ढक दीजिए, कोई छेड़छाड़ ना करे, 10 मिनट में खमीर हो जाएगा, मुझे कुछ बनाना है। फिर मधु खेत में से पिज्जा में डालने के लिए पीले वाले गाजर, पत्ता गोभी, टमाटर वगैरह लेकर आती है और फिर उनकी पतली पतली स्लाइस काट लेती है। वहीं दूसरी तरफ रात की बची सब्जियों को अच्छे से भून लेती है और तवे पर ही आटे से बढ़िया पाव बनाकर कुछ देर में शानदार सब्जी पिज्जा तैयार कर देती है। मधु ये तुमने क्या किया? सब्जी रोटी दोनों को ही एक में लपेट दिया, ऐसे कौन खाएगा? सब खाएंगे जेठानी जी, वो भी उंगलियां चाट कर। फिर मधु गरीब ससुराल वालों को गर्मा गर्म सब्जी वाला पिज्जा परोसती है। आज मैंने आप सभी लोगों के लिए कुछ अलग और हटकर बनाया है, सब्जी वाला पिज्जा। अरे वाह, सब्जी वाला पिज्जा, बल्ले बल्ले, शावा शावा, चलो पिंकी दीदी पिज्जा खाते हैं। वैसे ये सब्जी वाला पिज्जा तो देखने में बड़ा शानदार और स्वादिष्ट लग रहा है, चलो खाते हैं। दोनों बच्चों की देखा देखी गरीब ससुराल वाले जब पहली बार सब्जी वाला पिज्जा खाते हैं तो फैन हो जाते हैं। अरे वाह छोटी बहू, तूने तो होटल फेल कर दिया, तेरा बनाया सब्जी वाला पिज्जा तो बड़ा लजीज स्वादिष्ट है। सच में रोज रोज रोटी सब्जी खाकर तो मन पक गया था, आज पहली बार हमने सब्जी वाला पिज्जा खाया है। मधु इतना स्वादिष्ट सब्जी वाला पिज्जा तो हम रोज खाना चाहेंगे। शुक्रिया पवन भैया। पहली बार सब्जी का पिज्जा खाकर गरीब ससुराल वाले जितने खुश थे उतने ही भावुक भी थे। तभी कलावती कहती है, मधु बहू, जब भगवान ने तुम्हें इतना बढ़िया सब्जी वाला पिज्जा बनाने का हुनर दिया है तो इसका इस्तेमाल करो और सब्जी वाले पिज्जा का स्टॉल खोल लो, बढ़िया चल पड़ेगा। हाँ मधु, बाकी मैं और माँ जी तुम्हारा हाथ बटाने के लिए हैं ही, और खेत से निकलने वाली सब्जी सड़ेंगी नहीं बल्कि उनका अच्छा इस्तेमाल होगा। अंत में मधु अपने परिवार वालों के सहयोग से गांव के अंदर ही सब्जी पिज्जा का ठेला लगा लेती है, जिससे गांव वाले भी पिज्जा का स्वाद चखते हैं और उनकी अच्छी खासी बिक्री होती है।